8. छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे डायन दादी, ये कोई तरीका है मुक्ति मांगने का? कंजूरिंग का ईसाई पादरी थोड़ी है हमारा लौंडा जो आप बात बात में इसको चौक में डैडी कर देंगी, हैं? तुम दोनों को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जगह नर्क से भी बदतर है। पर आप यहाँ पर अटकी कैसे? आपको कुछ तो याद होगा। साले, अगर मुझे कुछ याद होता तो तुम दोनों की यहाँ क्या जरूरत है? हाँ, ये एक लूप की तरह चल रहा है जहाँ बिना बच्चे का बच्चा पैदा कर रही हूँ मैं, और ये लोग एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, वन लास्ट पुश। इट्स अ हेल लूप। ये आपका एक साइकोलॉजिकल नरक है, पर मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। हमें बस अपने टाइमलाइन में जाकर सब टाइमलाइन? नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। जब तक तुम मेरा केस सॉल्व नहीं करते, तुम यहीं रहोगे 1933 में। What? Yes, this is not प्रेत नगरी. This is your reality and you have to find me here. मुझे बस ये जानना है कि मैंने क्या किया था ऐसा। मेरी क्या गलती थी कि मैं यहाँ फंसी हूँ, और जब तक कि तुम्हें पता नहीं करोगे तुम अपने वक्त में वापस नहीं जा सकते। Your time starts now. ध्रुव के सामने से मिसेस गोमेज गायब हो चुकी थी, पर ध्रुव के सामने एक ऐसी परेशानी थी जो उसके पिछले सारे केसेस से बिल्कुल अलग थी, और वो थी ध्रुव का उस वक्त में फंस जाना जो उसका था भी नहीं। ये तुम्हारी आत्माएं हमें कौन सा टाइम ट्रेवल बना के छोड़ रही हैं बे? ध्रुव ने कमरे के बाहर खिड़की से देखा तो सुबह हो चुकी थी। बाहर कई लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे, जिसमें से कई लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के कपड़े पहने हुए थे। ग्रेट! अटकना भी था तो तब जब देश गुलाम था। आत्माओं की गुलामी काफी नहीं थी, अब साला इनकी भी गुलामी करो। बाय, अब साला तुम्हारी ये डायन दादी को कहां से ढूंढे यार? अरे तुम दोनों कौन हो? इधर मॉर्ग के बाजू में क्या कर रहे हो? ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मिसेस गोमेज थी, जिंदा मिसेस गोमेज, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया था कि उसकी टास्क की शुरुआत हो चुकी थी। इस बार वो किसी हेल लूप को सुलझाने के लिए अपने प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में ही अटका रहने वाला था। ध्रुव ने मिसेस गोमेज को देखते हुए कहा, वो मैम हमें मुर्दा घर में रखा गया है। आज ही वार्ड बॉय के काम में रखा गया है। तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रही हूँ? हाँ? प्रसाद ने ध्रुव के कान में कहा, अबे सुना है अंग्रेज गांड सुजा के मारते थे। इनको अगर लगा कि हम कोई जगह जासूस हैं तो साला खाया पिया कुछ नहीं, गांड सुजाया 12 आना। Hey, I'm talking to you. तुम दोनों का यूनिफॉर्म कहाँ है? और ये सब चल क्या रहा है इधर? तुम दोनों कहाँ? वो हम अभी आए ना, इसलिए रास्ता भूल गए थे। वो साजन साहब है ना, उन्होंने हमको यहाँ भेजा है आपके काम के लिए। मिसेस गोमेज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ध्रुव और प्रसाद को कोने में ले जाकर पूछा, सार्जेंट साहब ने भेजा है तुमको मेरे लिए? मिसेस गोमेज के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। ध्रुव ने तो तुक्का मारा था, पर आखिर ये सार्जेंट था कौन, और उसकी वजह से मिसेस गोमेज के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी? मिसेस गोमेज की सच्चाई जानने के लिए ध्रुव और प्रसाद का इस वक्त में रहना बहुत जरूरी था। भाई, ये औरत पागल है क्या? और तुम कौन से सार्जेंट को जानते हो बे? अबे हम तो हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर बोले, हमें क्या पता कि ये किसी सार्जेंट की दीवानी है। ये मॉर्ग, यहाँ तुम दोनों आराम से रहो। हमारी नाइट शिफ्ट में हमें तुम्हारी जरूरत होगी। सारा सामान तैयार रखना। सारा सामान? तुमने कहा कि सार्जेंट ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, उन्होंने तुम्हें ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया? प्रसाद और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा,
हाँ 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 हाँ, बताया ना। अरे हम सारा सामान मंगवा चुके हैं और वो भी आने वाली है। आप आज रात रहेंगे ना? ऑफ कोर्स। मिसेस गोमेज के कमरा बंद करते ही ध्रुव और प्रसाद की जान में जान आई। दिस वॉज क्लोज। भाई अब क्या करना है? अब बस पता करना है कि यहां पर चल क्या रहा है और ये मिसेस गोमेज आखिर चीज क्या है। साला कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम यहां कर क्या रहे हैं और एलिना ने हमें यहां भेज कैसे दिया। सवालों का जवाब ठीक ध्रुव के सामने था। दरवाजा खुलते ही ध्रुव और प्रसाद को अपने सामने सारे जवाब मिल गए थे। ध्रुव और प्रसाद ने मॉर्ग में जो आते देखा वो देखकर ध्रुव को सब कुछ समझ में आ गया था। स्ट्रेचर में पड़ी एक 14 साल की लड़की थी, बेहोश, और उसके पेट को देखकर लगा कि वो प्रेग्नेंट है, पर शी इज 6th month pregnant. चलो, आई नीड टू फिनिश दिस। ध्रुव और प्रसाद ने एक दूसरे की तरफ देखा और वार्ड के बाहर खड़े हो गए। तू यहीं रुक, मैं कमरे की दूसरी खिड़की से देखता हूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। बे पागल है क्या बे? वो औरत के हाथ में देखा नहीं तूने कितने बड़े बड़े टूल्स थे? साले आतड़ियां निकाल कर खा जाएगी अगर उनको पता चला कि हम झूठ कह रहे हैं तो। ध्रुव ने प्रसाद की बात नहीं सुनी। उसे पता था कि सच्चाई जानने के लिए उसे एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। मॉर्ग के दूसरे तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। ध्रुव चोरी छुपे वहां गया और वहां से अंदर का हाल देख रहा था। अंदर जो कुछ भी ध्रुव ने देखा वो देखकर ध्रुव के हाथ पांव सुन पड़ गए। मिसेस गोमेज सामने स्ट्रेचर पर लेटी पेशेंट को ऑपरेशन कर रही थी। हाथों में सिजर्स लिए घंटों तक उस लड़की के पेट चीरे लगाती रही, उसे काटती रही। वो लड़की बेहोश थी, पर एक अजीब बात जो ध्रुव ने नोटिस की वो ये थी कि बार बार मिसेस गोमेज एक ही चीज कह रही थी, One last push, one last push, one last push. मिसेस गोमेज ने एक आधे फीटस को बाहर निकाला। ना उसके पैर थे और ना ही उसके हाथ, बस उसका एक छोटा सा शरीर था। मिसेस गोमेज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बच्चे को एक टेबल पर रखा और कई दफा लड़की के पेट को काटा और जोड़ा, जैसे बार बार उसकी डिलीवरी कर रही हो। ये औरत आखिर ये सब क्यों कर रही है? Just one last time. फिर उसके बाद तुमसे ये औलादी कभी नहीं होगी. A last cesarean and you won't be able to have a child forever. ध्रुव मिसेस गोमेज की इस हरकत को देखकर हैरान था, पर क्या इसलिए सिर्फ मिसेस गोमेज अपना नर्क भुगत रही थी, या फिर इस कहानी के पीछे और भी कोई बड़ा राज था, एक ऐसा राज जो ध्रुव से जुड़ा हुआ था। तो तुम हमसे कह रहे हो कि ये मुर्दा घर के अंदर बच्चों की डिलीवरी होती है, वो बच्चों की जो अभी तक जन्म लेने को तैयार नहीं है? अबे ऐसा कैसे बे? और ये 3 बार काहे ऑपरेशन करती है दादी? तुझे वो दूर की माँ सी याद है मेरी, जिनके लिए कहा गया था कि उनका तीसरी बार सीजेरियन नहीं कर सकते वरना उनको बच्चा नहीं होगा? हो ना हो मिसेस गोमेज भी यही कर रही है। तुम्हारा मतलब है कि हमारी भूतों की दाई माँ जबरदस्ती लड़कियों की नसबंदी कर रही है? अबे चूती है, वो बांझ बना रही है उनको। पर काहे? और साला इनको मुक्ति कैसे दिलाएंगे हम ऐसे? ध्रुव, ध्रुव, यहाँ आओ। ये आवाज, प्रसाद तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है क्या? बारा गया खाबे, कौन सी आवाज सुन ली अब तुमने? ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। अरे ध्रुव, ध्रुव, तू जा कहाँ रहा है? रुक, ध्रुव, भूतिया साले रुक। ध्रुव और प्रसाद को पता भी नहीं चला कि कब वो दोनों भागते भागते हॉस्पिटल के ठीक पीछे के जंगल पर पहुंच गए थे। अचानक से ध्रुव को आवाज सुनाई देना बंद तो हो गई, पर अब वो कहां था ये ध्रुव खुद भी नहीं जानता था।
ध्रुव ने चारों तरफ देखा तो शांति थी, पर तभी पीछे से प्रसाद ने कहा, बहनचोद, ये क्या है? अबे क्या हुआ? प्रसाद की बात सुनकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा, वो हैरान रह गया। जंगल के जिस हिस्से में ध्रुव और प्रसाद खड़े थे वो एक ऐसी जगह थी जहां चारों तरफ आधे खाए हुए आधे जन्मे फीटस थे। वो बच्चे जिनका शरीर अभी बनना ही शुरू हुआ था, पर वहां तकरीबन सैकड़ों की संख्या में बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। ये क्या है ध्रुव? अब हम क्या करेंगे? मिसेस गोमेज को मुक्ति नहीं दिलाई तो बहनचोद हम यहाँ गुलाम बन जाएंगे बे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा। तो इसका मतलब है हम हमेशा हमेशा के लिए 1933 में ही अटक कर रह जाएंगे। लाशों के ढेर के बीच में खड़े प्रसाद और ध्रुव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पर ध्रुव के पास वक्त नहीं था। उसने किसी तरह खुद को शांत करते हुए कहा, इन बच्चों के कुछ हिस्सों को यहाँ से उठा के लेकर चल। तुम थोड़े से चूतिया हो क्या? प्रसाद मेरी बात सुन, मेरे पास एक टूल है। मैंने कुछ सालों पहले फॉरेंसिक टीम को एक ऐसा डिवाइस दिया था जिससे डीएनए, कार्बन डेटिंग जैसी चीजें एकदम आराम से हो जाती थी। तो साले तुम कौन से इसी भी प्रद्युमन हो जो तुम बैठकर यहाँ इनका केस सॉल्व करो? और तुम्हारा ये अस्त्र हम कहाँ से लाए? अब मेरे पास एक आइडिया है। नहीं 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 साला, जब जब तुम्हारे दिमाग में ये भूतों के भलाई के लिए कुछ आता है, गांड का गुलदस्ता हमारा बनता है बे। साले अगर इनका भला नहीं किया ना तो ना तुम बचोगे और ना ही गुलदस्ता बनाने के लिए तुम्हारी गांड। अब चलो और उठाओ यहाँ से बच्चे, देखते हैं हमारी ये दया दादी का क्या सच है। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे और मुर्दा घर में रह रहे ध्रुव और प्रसाद की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि वो दोनों मुर्दा घर में अपनी रात गुजार रहे थे। मुर्दों के साथ साथ ध्रुव और प्रसाद के सामने जंगल से मिली बच्चों के बचे हुए हिस्से भी सामने रखे थे। सुनो ध्रुव, अब हमारी गांड का गुलदस्ता बनना शुरू हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ मौत ही नजर आ रही है मुझे। प्रसाद तू चूतिया है। अबे कौन अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेकर आया? ध्रुव भाई, मुझे किसी ने चूतिया कहा। जो तू है वही बोला ना तुझे किसी ने। साले मुंह बंद कर, वरना तुम्हारी माँ का घाट का पानी निकलवा के उसी में डुबा देंगे तुझे। भोसड़ी के, इधर डर के मारे गांड पर आ रही है मेरी और तुझे मजाक सोच रहा है? तू डर क्यों रहा है बे? मैं हूं ना तेरे साथ। बे तू मैं हूं ना का शाहरुख खान नहीं है। तुझ पर भरोसा करना मतलब जलता लोग खुद के गांड में डलवा कर घूमना। अबे यार, मंदिर के घंटे की तरह बजना बंद कर। जस्ट टेक अ चिल पिल। शांत रह, मेरे रहते हुए तू नहीं फंसेगा, बोला ना मैंने। अच्छा मुझे एक बात बता। बोलना भाई। बे पागल मादरचोद इंसान, ना तुम डॉक्टर हो ना मैं। बहनचोद, ये जो तू अपने साथ लेकर आया है इनका टेस्ट करेंगे कैसे? प्रसाद का ये सवाल सुनकर ध्रुव एक पल के लिए शांत रहा। तभी अचानक प्रसाद पीछे मुड़। यहाँ पे तो कोई नहीं। हमारा चूतिया बनाया तूने। सही है तेरा साले, मेरे सवाल का जवाब नहीं है तेरे पास तो बात पलटने की कोशिश कर रहा है तू। मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो समवन जो इन सभी बॉडीज को टेस्ट कर सकता है। कौन है वो गांडू आदमी? सॉरी महान व्यक्ति। एलिना जी। तुम्हारी जीजी? वो कैसे? ध्रुव ने मुर्दा घर की तरफ ध्यान से देखा और कहा, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। अगर ये जगह हमें एक ही जगह पर रोक के रख रही है, इसका मतलब इस जगह को हम एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एलिना के साथ कनेक्ट करने के लिए। मुर्दा घर के अंदर कई लाशें लाइन से रखी थी जिसे ध्रुव गौर से देख रहा था। ध्रुव ने बच्चों की बचे कुचे हिस्से उठाए और स्ट्रेचर पर लेट गया। साले ये क्या कर रहा है? अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इन सारी बॉडीज की एनर्जी से मैं एलिना से कनेक्ट कर सकता हूँ एंड शी कैन हेल्प मी विद दिस। ध्रुव ने अपने हथेली पर बने मार्क को गौर से देखा और कहा, लेट्स सी इफ यू स्टिल वर्क। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। प्रसाद ये सब देखकर हैरान था, पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि ध्रुव को कुछ शक्तियां विरासत में मिली थी।
वो शक्ति जो उसे विरासत में मिली थी, या यूं कहें कि वो शक्ति जो उसे इन प्रेतों ने दी थी। ये सब क्या हो रहा है यार? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव! प्रसाद ने जब ध्यान से ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव की नाक से खून बह रहा था और ठीक ध्रुव के आसपास की सारी लाशों के नाक से भी खून बहने लगा था। प्रसाद समझ गया था कि अपनी जान जोखिम में डालकर ध्रुव को एक बार वहां जाना पड़ा जहां किसी भी जिंदा इंसान का जाना मुमकिन नहीं था, नर्क। शिट, 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 शिट। ध्रुव, ध्रुव! हमें सोने दो। कमरे में से आई इस आवाज को सुनकर प्रसाद की रूह कांप उठी थी। उसने गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी तो वो डर से कांप उठा। सामने खड़ी एक लाश की सफेद आंखें प्रसाद को घूर कर देख रही थी। उसने प्रसाद को देखकर कहा, हमें सोने दो। What the hell? यहाँ तो पार्टी चल रही है। ध्रुव ने जब अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। ध्रुव, ध्रुव, माय मैन। एलिना ने ध्रुव को गले लगाया और कहा, कैसी लगी तुम्हें मेरी पार्टी? ध्रुव ने चारों तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये नर्क नहीं, कोई बहुत लैविश सी पार्टी प्लेस है। एक बड़ा सा शानदार क्लब जहां लोग मास्क लगाए अपने धुन में नाच रहे थे। This is hell? तो तुम्हें क्या लगा मैं लोगों के पकौड़े तल रही होंगी यहाँ? Come on. I need your help. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मेरी टाइमलाइन पर पहुंचाओ, पर मुझे कुछ टूल्स चाहिए मेरे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। Interesting, but I can't help you. I'm devil, not some goddamn genie जिसके सामने तुमने विश रखा और सब आ गई। प्लीज एलिना। I know you can find your way. Enjoy the party. No. एलिना, you are my last hope. Please. It's your case, Dhruv, not mine. तुम्हें असली मुजरिम को ढूंढना है, मुझे नहीं। साले बहनचोद, हमको ऐसे भूतों के बीच अकेले छोड़ के मत भागा करो। Oh fuck. अब क्या करें? I need to do something. पर कैसे? हमें सोने दो। ये आवाज? साले गोटे के बुद्धि वाले आदमी, मुर्दा घर में लाशें नहीं बोलेंगी तो बहनचोद कौन बोलेगा? तेरी फूफी। देख ध्रुव, बहुत हो गया, चल यहाँ से। एक मिनट। ध्रुव ने गौर से मुर्दा घर की दीवारों को देखा और उन पर हाथ लगाते ही ध्रुव को एक साथ जैसे कई बच्चों के रोने की आवाज आई। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है यहाँ? क्या किया है मिसेस गोमेज ने? प्लीज। ध्रुव ने आंखें खोली तो वो एक पुराने टूटे घर के सामने खड़ा था। पोशंपा भाई पोशंपा, नए खिलौने लाए क्या? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। घर के अंदर से आ रही उस आवाज को सुनकर ध्रुव घर की तरफ गया। उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर जो कुछ भी उसने देखा वो देखकर ध्रुव 1 मिनट के लिए सहम गया। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो दिखने में तो बिल्कुल मिसेस गोमेज की तरह थी, पर उसके सर पर बाल नहीं थे। उसके चेहरे पर एक लंबा सा कट था और आंखें इतनी भयानक सी मानो वो इंसान की थी ही नहीं। उसने बच्चे को लोरी गाते हुए चुप कराया, फिर देखते ही देखते उस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से जमीन पर पटकने लगी। मेरी बेटी को मारेगा? मेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी ध्रुव का ध्यान घर की दीवारों पर गया। घर की दीवार पर कई तस्वीरें लगी थी और उसमें से एक तस्वीर पर ठीक मिसेस गोमेज की तरह दिखने वाली एक औरत थी। तस्वीर से इतना तो ध्रुव समझ गया था कि ये मिसेस गोमेज की माँ है, पर आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि इस बच्चे ने मिसेस गोमेज की बेटी को मारा? ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो प्रसाद ठीक उसके सामने खड़ा था। कुछ पता चला? ओ भाई, डबल रोल है यार, भारी डबल रोल है। हमें यहाँ से निकलना होगा। फॉरेंसिक ना सही पर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में तो मिसेस गोमेज की डिटेल्स होंगी ना। हमें ये देखना होगा कि आखिर मिसेस गोमेज यहाँ पर कब से है और इस मुर्दा घर में ये सब कब से चल रहा है। ध्रुव, तुमको पक्का लगता है कि कुछ नहीं होगा? तुम साले चुपचाप रिकॉर्ड्स चेक करो ना और देखो कि मिसेस गोमेज की डिटेल्स क्या है। रात के अंधेरे में मुर्दा घर से निकलकर ध्रुव और प्रसाद किसी तरह हॉस्पिटल के उस सेक्शन में गए जहां एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स थी।
ये काम खतरनाक तो था, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलता तो दोनों के साथ कुछ भी हो सकता था। साला इतने पेपर्स में कहां से ढूंढे? ओह शिट, ध्रुव भाई ये देख। क्या हुआ? मिसेस गोमेज नाम की कोई एम्प्लॉय तो यहाँ कभी थी ही नहीं। ये तो एक पेशेंट थी जिसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। व्हाट? तो फिर हमने किसका हेल्प देखा? और हॉस्पिटल में ये ऑपरेशंस कौन करवा रहा है? व्हाट? तो फिर हम किसका हेल्प देख रहे थे? और ये हॉस्पिटल में ऑपरेशंस कौन करवा रहा है? बहनचोद, अब कौन आया बे? प्रसाद और ध्रुव दोनों ने मिसेस गोमेज की फाइल उठाई और अलमारी के पीछे छुप गए। कौन है यहाँ? मुझे पता है तुम दोनों यहाँ छुपे हो, बाहर आ जाओ वरना। ध्रुव उस आवाज को पहचानते हुए भी बाहर नहीं आया। नागेश ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, कमरे में खड़े प्रसाद और ध्रुव की जान में जान आई। साला मरते मरते बचे। क्या लगता है कैसे ढूंढेंगे अब तुम्हारी ये भूतों की सीता और गीता को? तू बाहर चल, मेरे पास एक प्लान है। फिर इसे एक और प्लान? अबे तुम्हें अपने जीवन में इतनी गांड नहीं मराई होगी जितने तुम प्लान बनाते हो यार। प्रसाद, मेरी एक बात मानेगा प्लीज? हाँ बोल। गांड मरवा तू अपनी। साले चलना है ना? चल नहीं तो। रे लौड़ा सुर कहीं के, धमकी मत दे। चल रहा है तेरे साथ। अंधेरे हॉस्पिटल में ध्रुव और प्रसाद एम्प्लॉय सेक्शन से निकल तो गए थे, पर बाहर आते ही उन्हें एक कमरे से आवाज आई। आधी रात में खड्डा कौन खोद रहा है बे? ध्रुव और प्रसाद धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां से यह आवाज आ रही थी। मुर्दा घर के ठीक पीछे एक स्टोर रूम था। हॉलवे में घना अंधेरा था, इतना कि हॉलवे की दूसरी तरफ क्या था ये ना ध्रुव जानता था और ना ही प्रसाद। पर ड्रिलिंग की वो आवाज तेज होती गई। साले तुम क्या खुद को कंजरिंग के पादरी भैया समझ के रखे हो? अलग चुल लगी है तुम्हारी भी गांड में। अबे खतरा है, वहां मत जाओ। प्रसाद के कहने पर भी ध्रुव आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कौन हो तुम दोनों? ध्रुव और प्रसाद दोनों पीछे मुड़े तो उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। कपड़ों से देखकर यह मालूम हो ही रहा था कि वो यहाँ का डॉक्टर है, डॉक्टर नागेश। ध्रुव ने कॉलर पर पढ़ा और कहा, सर वो। तुम्हें पता नहीं है रात को यहाँ आना मना है, और ये फाइल तुम्हारे हाथ में कैसे? नागेश ने ध्रुव के हाथ से फाइल छीनी। उसने एक नजर घुमाई और बोला, ये मिसेस गोमेज को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? जानते हो इन्हें? सर वो हमारी मिसेस गोमेज से बात हुई थी कुछ सालों पहले। मेरी बहन प्रेग्नेंट है और उसका अबॉर्शन करवाना है, तो उन्होंने ही कहा था यहाँ आने। नागेश ने गुस्से से दोनों को देखा और कहा, इस हॉस्पिटल में रात को कोई सर्जरी नहीं होती, जाओ यहाँ से। लेकिन सर मिसेस गोमेज। कोई मिसेस गोमेज नहीं है यहाँ। वो एक पागल औरत थी जो मर चुकी है, खुद भी मरी और उसकी बेटी को भी मार दिया। तुम्हें पता भी नहीं है कितने केसेस थे उस औरत पर। केसेस? कैसे केसेस सर? पीछे से आ रही ड्रिलिंग की आवाज अपने आप बंद हो गई। सन्नाटे में प्रसाद और ध्रुव को खुद की बढ़ती हुई धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। नागेश ने अंधेरे में देखते हुए कहा, चलो यहाँ से, और कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। ध्रुव और प्रसाद नागेश के पीछे पीछे चल रहे थे, पर अचानक से उन्हें एक साथ कई औरतों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। उनकी चीखें जैसे ध्रुव और प्रसाद के कान फाड़ने को थी, पर वही नागेश के बढ़ते हुए कदमों में तेजी थी। ध्रुव ने कहा, सर यहाँ पर क्या हो रहा है? और कौन है ये मिसेस गोमेज? आखिर चल क्या रहा है इस हॉस्पिटल में? ध्रुव और प्रसाद ने जब नागेश के कमरे से लगी विंडोज की तरफ देखा तो डर के मारे जैसे उनकी सांसें रुक गई। विंडो के बाहर मानो कई सारे हाथ एक साथ खिड़की पर जोर जोर से मार रहे थे। बाहर से एक साथ कई औरतें चिल्ला रही थी। ये 8-10 बंगाली औरतें इधर ही घूम रही है क्या? अबे आज तो दुर्गाष्टमी भी नहीं है। साले गांड फटी में भी बोलना है तुझे?
चुप कर। गुरुजी, अब क्या? तुम ढूंढने आए थे ना मिसेस गोमेस को। ये देखो क्या किया है मिसेस गोमेस ने। क्या मतलब है आपका? मिसेस गोमेस वो औरत नहीं थी, वो एक ऐसी मासूमियत थी जिसने इस जगह को हॉन्टेड हाउस बनाकर रख दिया है। ये और उसकी बेटी नर्स गोमेस। नर्स गोमेस? नाम मत लो उसका। वो औरत, उसने यहाँ की 100 से भी ज्यादा औरतों के बच्चे खाए हैं। खाए हैं का क्या मतलब है? अरे बच्चे हैं कि मंचूरियन है जो खा ली? चुप, एकदम चुप। जब से आए हो बोले जा रहे हो। एक तो इन भूतनियों ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम दोनों ने। हमेशा हम यहाँ मंदिर का घंटा कैसा बन जाता है? अबे चुप। भूतनी हो तो सिर्फ भय भय करोगी। नहीं क्यों होना है तुम्हें इग्नोर? बताओ। हाँ, ये टकला मर्द भी है ना, वो भी तुम्हारी नहीं सुन रहा। है दो इंसान जब बात कर रहे होते हैं ना तो भूत चुप रहते हैं, एकदम चुप। साले, कोई फेमिनिस्ट जेंजी भूतनी हुई ना तो यहीं का यहीं तुम्हारे भूतों की अदालत लगा देगी। हाँ गुरुजी, बोलिए आप क्या कह रहे थे? नर्स गोमेस, नीलू गोमेस हमारी हॉस्पिटल की नर्स थी, लेकिन सुना है आज तक जिनका भी नाबालिग बच्चियों की उन्होंने सर्जरी की है उनके बच्चे नहीं बचे। और तो और वो भी अचानक से अपनी माँ की मौत के बाद गायब हो गई। उसकी माँ साल गोमेस वो औरत नहीं, डॉयन थी। ऐसा कहते हैं कि नीलू उन नाबालिग बच्चियों के बच्चों को चुरा कर साल को खिलाती थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि मरने से पहले वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो कमरा जहाँ से तुम्हें ड्रिल की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं रहती थी वो। उन्हें जब बच्चों का मांस नहीं मिला तो उन्होंने स्टोन्स खाकर खुद की जान दे दी। तब से हर रात इस हॉस्पिटल को साल गोमेस की आत्मा हॉन्ट करती है। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? मेरी जोरू है जो मैं पॉकेट में तस्वीर लेकर घूमूं। क्या बता अंकल, आप भी भूत सेक्सुअल हो? हमारे जमाने में आदमी कुत्ता बिल्ली सेक्सुअल हो सकते हैं, तो आप भूत सेक्सुअल काहे नहीं हो सकते? साले चुप कर, वरना यही गोमेस की आत्मा को तेरी हड्डियां खिला दूंगा। प्रसाद चुपचाप कोने में बैठ गया। ध्रुव ने कहा, पूरी कहानी तो सुन ली, पर मामला अभी भी वही है। अब इनको मुक्ति दिलाएं तो दिलाएं कैसे? ये दोनों माँ बेटी तो सच में डायन निकली। तुम्हें शायद उनके घर में कुछ मिले। आखिरी बार नीलू अपने घर पर ही दिखी थी। वो नर्स क्वार्टर हॉस्पिटल के ठीक पीछे में है। थैंक यू गुरुजी। ध्रुव ने दरवाजा खोला तो बाहर शांति ही शांति थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसे एहसास हुआ कि रात का खतरा टल चुका था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। नागेश वहां से गायब था। अरे गुरुजी कहाँ गए बे? ध्रुव ने फाइल उठाई। उस फाइल में ध्रुव को कुछ ऐसा मिला जो उससे इस केस से जुड़ी बहुत बड़ी चीज सामने लाने वाली थी। ये क्या है बे? नीलू ने जिन पर भी ऑपरेट किया था उनकी डिटेल्स। ये सारे केसेस नीलू को डॉक्टर वी ने असाइन किए थे और सारे पेपर्स पर भी उन्हीं की साइन है। ये डॉक्टर वी है कौन? यही तो पता लगाना पड़ेगा। शायद ये डॉक्टर वी ही हमें इस आत्मा से मुक्ति का इलाज बता सकते हैं। साले सांड कहीं के, इसलिए तुमको उठाना नहीं था। बहन चोद, 6 मारवाड़ियों का खाना एक साथ खा के आए क्या? मुंह बंद कर, नहीं तो मारेंगे 2 लात तुमको। है।
प्रसाद और ध्रुव किसी तरह नर्सेस के हॉस्टल के अंदर तो आ चुके थे, पर नीलू गोमेज के पुराने कमरे को ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। पर अंधेरे हॉलवे के बीच में एक कमरा था जिसने ध्रुव का ध्यान खींचा। एक मिनट, यहाँ सारे कमरों के दरवाजे सफेद रंग के हैं, सिवाय इस दरवाजे को छोड़ के। ध्रुव ने प्रसाद की तरफ देखा। अगले ही पल उसने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। ध्रुव और प्रसाद कमरे के अंदर चले गए। कमरे का दरवाजा एक बार फिर अपने आप बंद हो गया। ध्रुव ने कमरे की चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये किसी और का कमरा नहीं बल्कि नीलू का कमरा है। हम मंजिल पे तो पहुंच गए, लेकिन अब यहां से कहां जाएं? एक मिनट ध्रुव, वो देख, वहां क्या है? क्या? ध्रुव ने टॉर्च ऑन की और दीवार के कोने पर देखा तो कोने में एक कंकाल रखा हुआ था। एक ऐसा कंकाल जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तो यह थी कि यह कोट पर बड़े बड़े अक्षरों से किसी ने लिखा था, डॉक्टर वी। ये तो डॉक्टर वी का कोट है। ये उनका कोट होता तो खून नहीं होता इसमें। ध्रुव ने जब ध्यान से उस कंकाल के सर की तरफ देखा तो देख के मालूम हो रहा था जैसे किसी ने ड्रिल से खोपड़ी के आर पार करने की कोशिश की हो। हड्डियों की हालत देखकर ध्रुव समझ गया था कि ये जिसका भी कंकाल था, ये किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था, और इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का आखिर सच क्या था? ये भूतों की बकचोदी पैंचो खत्म ही नहीं हो रही है। अब साला किसको ढूंढे जो हमको इसका राज बताएगा? देख, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है, तो सबूत जुटा और निकल यहां से। डॉक्टर वी का नाम सुनकर नागेश के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम के काले बादल हॉस्पिटल के ऊपर ऐसे घिर चुके थे मानो चीख चीख कर ये कह रहे हो कि आने वाले कल में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो बच नहीं सकते। क्या देखा वहां और तुमने? कुछ फाइल्स और ये डॉक्टर वी का कोट। पर ये है कौन? हॉस्पिटल के मुर्दा घर के अंदर बैठे नागेश के चेहरे पर खौफ था। उसे इतना डरा सहमा देखकर प्रसाद ने कहा, अरे चिच्चा, आप मुर्दों से डर रहे हैं? अरे ये चिमकांडी शक्ल के मरे हुए चूजे हैं, बंदर के कान जैसा मुंह है इनका, इनसे क्या डरना? शट अप! तुम दोनों को नहीं पता, पर नीलू डॉक्टर वी से मिल चुकी थी। सर्जेंट का स्टूडेंट डॉक्टर वी। भैया देखिए, जिहाद जी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। नाम ऐसा है तो क्या हुआ, यह है ना हमारी हैरी भैया की नाजायज छठी औलाद। एक छड़ी घुमाएंगे और पितृदेव संरक्षणम हो जाएगा। क्या भूत क्या पिशाच सबको मिलेंगे वन वे हॉलीडे टिकट टू मुक्ति, वो भी ब्लैक में। तूने दिमाग की बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल ली है क्या? सार्जेंट नाम है उसका, सार्जेंट। अरे सर जी, अब एक बात बताइए, इस सार्जेंट के चक्कर में एक तो हमारी गांड फट के चौराया हो गई है, ऊपर से आप मार मार के हमारा चेहरा सुझा रहे हो। क्योंकि चिमनी जैसा मुंह है तुम्हारा, और सारा बातें तुम दोनों ऐसे कर रहे हो जैसे सुजोए घोष। हट! तुमको पता नहीं है कि सार्जेंट कितना खतरनाक आदमी है। वो हमको नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सार्जेंट किसी से भी कुछ भी करा सकता है। वो कोई आम इंसान नहीं है, ब्रिटिश आर्मी का वो खास आदमी है जिसे गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा है ताकि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सके। ही इज माइंड कंट्रोलिंग मैनियाक। अरे साला, पहले ये दिमाग के कीड़ों का एक्सपर्ट और अभी ये अल्तमास जादूगर। देखिए गुरुजी, अभी टाइम बहुत लिमिटेड है और इस गधे की गांड में फ्लॉस अनलिमिटेड है। आप जरा बताइए, इस सार्जेंट भैया का हम क्या करें? ये बात तो तुम्हें पता लगानी पड़ेगी, पर जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे यहाँ से जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम्हें जानना होगा कि सार्जेंट की कठपुतली नीलू थी या साल। एक आइडिया। क्या? चल, ये भूत के मॉमी इश्यूज को ठीक करने का वक्त आ गया है। साले बता तो क्या चाहता है ध्रुव? ध्रुव भागते हुए मुर्दा घर से निकल गया, पर आखिर उसका प्लान था क्या और वो कैसे उस प्लान को आगे बढ़ाएगा, ये प्रसाद को अब तक नहीं पता था। जैसा कि ध्रुव ने डिसाइड किया था, वैसे ही मिसेस गोमेज के हेल लूप में एंटर करने के लिए
उसे सबसे पहले उस जगह जाना होगा जहां से दोनों गोमेज की कहानी जुड़ी हुई थी। चोद, साला हर बार तुमको मौत के मुंह में जाके कौन सा मजा आता है बे? साले तेरे को निकलना है ना यहाँ से, चल फिर। रुक रुक, एक काम करते हैं, मैं यहीं रुकता हूँ, तू अंदर जा। तुम तो हो ही भूतों के मसीहा, साले तुम्हारी वजह से हम क्यों मारे? हमारी विधवाओं का साला तुम जवाब दोगे? प्रसाद ने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और उसे खींचते हुए घर के अंदर घुसे, लेकिन शायद मिसेस गोमेज की ये भूल भुलैया उन दोनों के अंदर आने की ही देर कर रही थी कि पूरे के पूरे घर का जैसे हुलिया ही बदल गया। छोड़, एक ही बार में वक्त बदल गए, हालात बदल गए। ये किसी का घर नहीं है प्रसाद, ये किसी का हेलूप है। किसका? ये आवाज सुन, ये आवाज सुनाई दे रही है तुझे? कैसी आवाज? ध्रुव भागता हुआ उन आवाज की तरफ गया तो कमरे का दरवाजा खोलते ही ध्रुव ने जो देखा वो देखकर ध्रुव हैरान रह गया। बेटी, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है? ये बच्चा ये बच्चा तेरे लिए सही नहीं है। माँ क्या चाहती हैं? ये मेरा बच्चा है और मैं इसे खुद से अलग नहीं होने दे सकती। तू ना तो ऐसे खुद का नाम मिट्टी में मिला सकती है और ना ही हमारे परिवार का। तू ये बच्चा गिरा रही है आज के आज। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी और मुझे उसे इस दुनिया में लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। हाँ। ध्रुव को लगा जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन कोई ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ कैरेक्टर एक था। What the hell? ये साला नीलू और मिसिस गोमेज दोनों के डायलॉग्स ये मिसिस गोमेज ही क्यों बोल रहे हैं? ये सब कुछ ध्रुव के लिए नया नहीं था। वो समझ चुका था कि असली मिसेस गोमेज कौन है, पर कहानी क्या थी, इस बात से ध्रुव अभी भी अनजान था। देखते ही देखते मिसेस गोमेज खुद को गुस्से में मारते हुए चिल्लाकर बोली, तुझे समझ क्यों नहीं आता? तू बस 15 साल की है। अगर किसी को पता चला तो इस समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मैं बच्ची नहीं हूँ माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। और सार्जेंट मुझे लेने आएंगे, आप फिक्र मत करिए। मेरे बच्चे को मैं बाप का नाम देकर रहूंगी। मिसेस गोमेज एक पल को नीलू की तरह रोती और दूसरे ही पल वो एक माँ बनकर खुद को मारती। आखिर में मिसेस गोमेज ने खुद का सर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया था। मिसेस गोमेज ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो नीलू यानी अपनी बेटी को पीट रही हो। जितना ध्रुव इस कहानी के पास आ रहा था, ये कहानी उसके लिए उतनी ही उलझती जा रही थी। ध्रुव ने डिसाइड किया कि इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बस एक ही तरीका है। ध्रुव आगे बढ़ा और उसने मिसेस गोमेज के हाथ पकड़े। जैसे ही उसने मिसेस गोमेज के हाथ पकड़े, सब कुछ अपने आप बदल गया। ध्रुव अब मिसेस गोमेज के घर पर नहीं, बल्कि सेंट ऑगस्टीन के एक कमरे में था, एक केबिन में। लेकिन वहां नीलू या मिसेस गोमेज नहीं थी, पर एक डॉक्टर का कोट पहने एक लड़का था। केबिन के चेयर पर बैठे इंसान का ध्रुव बस सर ही देख सकता था, उसका चेहरा नहीं। दरवाजे पर हुई अचानक से खटखट से ध्रुव का ध्यान दरवाजे पर गया तो दूसरी तरफ मिसेस गोमेज खड़ी थी। प्लीज 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 मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। जब वो बच्चा पीछे मुड़ा तो ध्रुव उसे पहचान नहीं पाया। गहरी भूरी आंखें, घुंघराले बाल और गोरा रंग। पर उस बच्चे ने मिसेस गोमेज से कहा, आप फिक्र मत करिए, डैड आते ही होंगे, तब तक के लिए मैं उसके साथ रहूंगा कमरे में। क्या तुम उस बच्चे को उसके शरीर से निकाल सकते हो? हाँ, पर उसके लिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए। प्लीज प्लीज, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। डोंट वरी, बस आपको कुछ मेडिसिन खानी है और आपकी बेटी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। विराज ने मिसेस गोमेज के हाथ में कुछ दवाइयां दी, एक लाल रंग की दवाई। मिसेस गोमेज ने हिचकिचाते हुए उस दवाई को लिया और उसे खा लिया। ध्रुव समझ चुका था कि उसके सामने खड़े बच्चे ने एक ऐसा खेल रचा है जो किसी के लिए भी समझना मुश्किल है। देखते ही देखते ध्रुव को एहसास हुआ कि उसके सामने का मंजर पूरी तरह से बदल रहा है। दीवारों के रंग से लेकर आसपास का केबिन बदलकर ऐसा नजर आ रहा था
मानो कोई दूसरी मेमोरी हो। ध्रुव के सामने नीलू ठीक पोस्टमार्टम रूम में थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार नीलू के सामने उसकी मां खड़ी थी, मिसेस गोमेस, हाथ में ऑपरेशन का सारा सामान लिए। मैंने कहा था ना, इस बच्चे को छोड़ दे, इस बच्चे को जाने दे। क्यों नहीं सुनी तूने मेरी बात? हाँ? माँ प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो माँ। मिसेस गोमेज ने बिना एनेस्थीसिया के अपने बेटी को देखते हुए उसका पेट चीरना शुरू किया। नीलू चीखती रही, बिलखती रही कि उसकी माँ उसे और उसके बच्चे को छोड़ दे, पर मिसेस गोमेज के अंदर जैसे कोई हैवान सवार था। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन में उन्होंने बच्चे को तो निकाल दिया, पर नीलू के सामने उन्होंने उस बच्चे को देखकर कहा, इस पाप को अब उसकी सही जगह मैं पहुंचाऊंगी। नीलू समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी माँ कहना क्या चाहती थी, पर उन्होंने जो आगे किया वो देखकर नीलू तो क्या, ध्रुव का भी दिल दहल गया। मिसेस गोमेज ने रोते हुए बच्चे को उठाया और जोर जोर से दरिंदों की तरह उसे चबाने लगी। एक एक कर उस बच्चे की और अपनी बेटी की चीखों को अनसुना कर उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया। नीलू को जहां अपनी मां पर कोई हैवान नजर आ रहा था, वहीं मिसेस गोमेज की तरह ध्रुव के कानों में भी एक आवाज गूंज रही थी। उस आवाज ने जैसे मिसेस गोमेज को अपने बस में कर लिया था और ध्रुव समझ चुका था कि मिसेस गोमेज की इस दरिंदगी के पीछे आखिर क्या कहानी थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? मिसेस गोमेज के कानों में गूंजने वाली ये आवाज कैसे उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है? मिसेस गोमेज ने नीलू की तरफ देखा। उनके मुंह से टपकते हुए खून को देखकर गुस्से में नीलू ने हिम्मत की और सिजर से सीधा मिसेस गोमेज की गर्दन पर वार किया। नीलू तब तक वार करती रही जब तक उसने अपनी मां के खून से पूरी जमीन लाल लाल ना कर दी। लेकिन तभी नीलू ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो रोते रोते भागते हुए 18 साल के उसी लड़के के पास गई जिससे मिलकर मिसेस गोमेज ने इलाज मांगा था। सब कुछ खत्म हो गया सार्जेंट। माँ ने मार दिया मेरे बच्चे को, मार दिया। मिसेस गोमेज के अंदर जान अभी भी बची हुई थी। उन्होंने जब नीलू के साथ उस बच्चे को देखा तो वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ भी मिलेगा और तुम्हारा बच्चा भी।